हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का आपका परीक्षा हुई है अभी 29 दिसंबर को, कल आपकी जो परीक्षा संपन्न हुई है, उस परीक्षा में आपको जो चमत्कार हमने 5 घंटे की क्लास से दिखाया है, उस चमत्कार के बारे में चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों के क्या आंसर होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और भविष्य में हमें कैसे तैयारी करनी है, भविष्य में हमें रीट भी देना है, रीट प्री भी देना है, रीट मेंस भी देना है, सेकंड ग्रेड भी देना है, फर्स्ट ग्रेड भी देना है। इन सभी पेपरों की कैसे हम प्रिपरेशन करें, मनोविज्ञान को स्पेसिफिकली कैसे हम डील करेंगे आगे वाले पेपरों में, ये चीज भी देखेंगे। उसके साथ जो हमने चमत्कार दिखाया है उस चमत्कार को आप देखो एक बारी, ठीक है। हुआ क्या है, जो सेकंड ग्रेड का आपका जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ है, इस फर्स्ट पेपर में जो साइकोलॉजी है उसके हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। स्क्रीनशॉट है हमारे पास, सभी स्क्रीनशॉट को आप एक बार देखिए। स्लाइड से कैसे प्रश्न छपते हैं, और वीडियो को अगर आप मैराथन क्लास को देखोगे, उस क्लास में हमने बार बार आपसे बोला था कि इस स्लाइड से 100% क्वेश्चन छपेगा, उसी स्लाइड से क्वेश्चन छपा है। ये बोला था ये क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन आया है। ये सभी चीजें आप देखोगे अभी इस क्लास में। सिर्फ 5 घंटे की अपनी क्लास थी, सिर्फ 5 घंटे हमने पढ़ के मनोविज्ञान के लगभग 19 और 18 क्वेश्चन ऐसे थे जिन क्वेश्चनों को हमने सीधे सीधे 5 घंटे पढ़ के कवर किया है। जो हम 2 महीने 3 महीने की मेहनत से नहीं कर पाते, वो हमने केवल 5 घंटे पढ़ के ये किया है। उसके बाद आप प्रमाण देखिएगा, रुकिएगा, क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक प्रमाण देखिएगा, उसके बाद आप हम पे भरोसा करिएगा। और अब की बार जो टॉप करना है वो आपको करना है, तो अब की बार टॉप करने की बारी आपकी है। हमसे जुड़िए और टॉप करिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही है। सेल्डन के अनुसार पूछा है। हमने जो व्यक्तित्व के प्रकार थे वो लगभग 3 स्लाइड में पढ़े थे, मतलब हमने 3-4 आदमियों के पढ़े थे, बस बहुत ज्यादा हमने मैटर नहीं पढ़ा था। उन्हीं में से सबसे पहला जो है वो है क्रेसमर का इसका जो ऑप्शन है उसमें है क्रेसमर का एथलेटिक वाला, है ना। तो एथलेटिक कौन से होते हैं, एथलेटिक वो होते हैं जो शक्तिशाली और खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद एक्टोमार्फिक, मीजोमार्फिक और एंडोमार्फिक। सीधा सीधा लिखा है एंडोमार्फिक, मीजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। अब इसमें जो क्वेश्चन आपका आया था वो आया था गोलाकार और अंडाकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मिलनसार होते हैं, वो हंसमुख होते हैं, वो बहिर्मुखी होते हैं। सीधा यहां जो ऑप्शन है, ऑप्शन भी नहीं बदले हैं, जो पेपर में आया है वही हमने पढ़ा था, सेम जो पढ़ा था वही पेपर में मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जीन पियाजे का सिद्धांत हमें पढ़ना था। तो जीन पियाजे का सिद्धांत जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार एक बार इसको देख लेते हैं। इसको एक बारी बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। अनुकूलन मतलब एडप्टेशन की एक उप प्रक्रिया, एसिमिलेशन आत्मसातीकरण है या नहीं है, यह हमसे पूछा है, ये सही है या गलत है। तो हमने पढ़ा था जीन पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, हिंदी में भी देखो आत्मसातीकरण और सामंजस्य स्थापन, ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों किसकी प्रक्रिया हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया हैं। तो एसिमिलेशन, सीधा एसिमिलेशन पूछा है। उसके बाद किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता है वो संरक्षण कहलाती है। क्या
किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से जो सोचने की जो क्षमता है उसको हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। तो ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को क्या बोलते हैं? व्यवहारों के जो संगठित पैटर्न हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्यवहारों के जो संगठित पैटर्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्कीमा। हमने क्या बोला था? जो व्यवहारों के संगठित पैटर्न होते हैं, मानसिक संगठन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्कीमा। स्कीमा। उसके बाद इसमें क्या लिखा है? स्कीम। स्कीम और स्कीमा मतलब एक ही बात है। चलते हैं आगे। ये भी बात सही हो गई, ये भी सही हो गई, ये वाली क्या हो गई? गलत। इसका मतलब ए और सी, ए और सी, यह क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन है लर्निंग ट्रांसफर से है। अगला क्वेश्चन किससे है? लर्निंग ट्रांसफर से है, अधिगम के अंतरण से है। अधिगम का अंतरण हमने विस्तार से पढ़ा था, है ना? अधिगम का अंतरण हमने विस्तार से पढ़ा था। तो क्वेश्चन क्या है? सीखने में सकारात्मक हस्तांतरण, अंग्रेजी अगर आप देखेंगे तो लिखा है पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होता है उसमें क्या चीज है, क्या नहीं है, यह हमें बताना है। चर्चा का उपयोग, जी हां। सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गया, जी हां। उसके बाद अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, अनुक्रमिक जो कार्य हैं उनमें निपुणता आ गई क्या? जी हां। इसका मतलब अगला है मौलिक कार्य सीमित अनुभव प्रदान करें। मौलिक कार्य के सीमित अनुभव प्रदान करने का ये नहीं कहता है। जो ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव जो ट्रांसफर होता है उसमें सीमित अनुभव नहीं दिए जाते, उसमें असीमित अनुभव दिए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अनुभव दिए जाते हैं। उसके बाद एकल प्रकार के उदाहरण नहीं दिए जाते हैं, बहु प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी, ए, बी और सी किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां से आया है? पॉजिटिव ट्रांसफर से आया है। जब हमने इसके बारे में चर्चा की थी तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, और जो पार्श्विक अंतरण है, लंबवत अंतरण है, इन सभी को बताया था। ये जो अंतरण है किसके हिस्सा है? जो पार्श्विक अंतरण है, द्विपार्श्विक अंतरण है, लंबवत अंतरण है, ये सभी किसके हिस्सा हैं? ये पॉजिटिव अंतरण के, सकारात्मक अंतरण के, पॉजिटिव ट्रांसफर के क्या हैं? हिस्सा हैं। और हमने यहां क्या लिखा था? देखने की बात यह है, हमने यहां क्या लिखा था? पेज को देखिए आप। एक क्वेश्चन इस पेज से 100% आएगा। क्या लिखा था? एक क्वेश्चन इस पेज से 100% आएगा। इस पेज से एक क्वेश्चन आपको 100% दिखा है या नहीं दिखा है? देख लीजिए, खुद देख लीजिए, दिखा है नहीं दिखा है। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ब्रुक्स, व ब्रुक्स का नाम है, ये नाम आपको किसी ने अभी तक लगभग नहीं पढ़ाया होगा, है ना? जो ब्रुक्स और ब्रुक्स है इनका नाम लगभग किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन जब हमने मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात की थी उस समय हमने जीन पियाजे की बात की थी, उस समय हमने लेव वाइगोत्स्की की बात की थी, और हमने चर्चा की थी ये क्या है? रचनावादी हैं। क्या है? रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले हैं। तो जो रचनावादी होते हैं शिक्षक, उनकी सोच क्या होती है, ये चर्चा हमने थोड़ी सी देर में की थी। तो देखिए क्या होती है, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संकलन करें जो विरोधाभास दर्शाते हों। जी हां, शिक्षार्थियों को ऐसे अलग अलग अनुभव दिए जाएं एक साथ जो विरोधाभास दर्शाते हों, जिससे कि उन विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक जो सोच है उसका विकास बच्चों में हो। उसके बाद अगला है, शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें, मतलब बच्चों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचें, स्वतंत्र रूप से कार्य करें, इन चीजों के लिए उनको प्रोत्साहित करें। जी हां, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। उसके बाद बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की कक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी नहीं, बंद प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। प्रश्न कैसे पूछने चाहिए? ओपन एंडेड प्रश्न। कैसे प्रश्न? खुले प्रश्न, खुले प्रश्न,
खुले प्रश्न रचनावादी बच्चों से, रचनावादी जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों से कैसे प्रश्न पूछते हैं? खुले प्रश्न पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये खुले प्रश्न और बंद प्रश्न क्या होते हैं, एक मिनट में देखो। जो बंद प्रश्न होते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जैसे आप जो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, इन क्वेश्चनों को क्या बोला जाता है? बंद प्रकार के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है लगभग इसमें? बंद प्रकार के क्वेश्चन। मतलब कोई एग्जैक्ट फैक्ट है, उस फैक्ट को पूछा है तो कैसा है? बंद प्रकार का। आपको 4 ऑप्शन दे दिए। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई राजस्थान की राजधानी क्या है, अब उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और करौली। तो आप क्या करोगे? जयपुर करोगे। कोई क्रिएटिव बच्चा होगा वो भी जयपुर करेगा, जो नॉर्मल साधारण बच्चा होगा वो भी जयपुर करेगा। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले प्रश्न क्या होते हैं? खुले प्रश्न ये होते हैं कि राजस्थान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताइए। तो इसमें सभी बच्चे एक जैसी विशेषताएं नहीं बताएंगे। जो जितना क्रिएटिव, जितना सोचने वाला, जितना रचनावादी होगा वो उतनी ज्यादा प्रकार से सोच के, उतने ज्यादा अच्छे ढंग से इस बारे में विस्तार से बता पाएगा। उसके बाद ये बात सही हो गई, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए? खुले प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, निम्न में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आशुवेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है? डेविड आशुवेल का हमने अधिगम में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? अधिगम में, लर्निंग में पढ़ा था। लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरणा में हमने डेविड आशुवेल के बारे में नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं है। आपने क्लास तो देखी है ना 5 घंटे की? जी हां सर देखी है। देखी है तो यहां देखिए क्या लिखा है। अब्राहम मैस्लो को जब हम मानवतावाद को पढ़ा रहे थे उस समय हमने बात की थी आवश्यकताओं की, और इसमें हमने बताया था जो प्रेम व संबंधन की आवश्यकता है ये अब्राहम मैस्लो ने बताई थी। प्रेम व संबंधन की जो आवश्यकता है किसने बताई थी? अब्राहम मैस्लो ने बताई थी। और जो प्रेम और संबंधन की आवश्यकता है इसको लव एंड बिलोंगिंग की वो बोलते हैं आवश्यकता, प्यार व अपनापन की बोलते हैं। और अगर आप अंग्रेजी में देखोगे, अगर आप इसी चीज को अंग्रेजी में देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो लव और बिलोंगिंग वाली है ना, लव और बिलोंगिंग वाली है, ये किसने बताई थी? अब्राहम मैस्लो ने बताई थी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि यहां किसकी पूछी है? डेविड आशुवेल की पूछी है। तो बाकी की जो बची कुची 3 है वो किसकी है? डेविड आशुवेल की है। और हमने जो चर्चा की थी मैस्लो वाली की, वो क्या है? ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकर मेहदी परीक्षण, बाकर मेहदी परीक्षण, बाकर मेहदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित किए हैं, कौन से सम्मिलित नहीं किए हैं? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको बाकर मेहदी का आपने अगर प्रयोग नहीं भी पढ़ा तो भी टेंशन लेने की बात नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो अपने आप कर देते। कैसे कर देते? हमें बताना है शाब्दिक उप परीक्षण में कौन सा परीक्षण सम्मिलित है। कौन सा बताना है? शाब्दिक वाला बताना है। नवीन संबंध परीक्षण, रेखा आकृति परीक्षण, परिणाम परीक्षण, अप्रचलित उपयोग परीक्षण। तो ऐसा कौन सा है जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं हो रहा है? तो क्या रेखा आकृति बनाने में और रेखाओं की पूर्ति करने में, कोई आकृतियां बनाने में क्या शब्दों का प्रयोग होता है? क्या शब्दों का प्रयोग रेखाओं को बनाने में इसमें होता है क्या? रेखा गणित की जो प्रकार की जो आकृतियां बनाते हैं उसमें शब्दों का प्रयोग होता है क्या? आपका आंसर होगा जी नहीं होता सर, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? जो रेखा आकृति वाला है ये कैसा है? अशाब्दिक है। अशाब्दिक उन्होंने 3 बताए थे और शाब्दिक उन्होंने 4 बताए थे। अच्छा साहब, तो इसका मतलब बी आपका आंसर नहीं होगा, बाकी सब हैं ए, सी और डी। अब देखो ए, सी, डी कहां है? ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिवृत्ति का घटक कौन सा नहीं है? अभिवृत्ति के घटक हमने चलते चलते मुंह जवानी बताए थे। अभिवृद्धि के हमने 3 घटक बताए थे, ए, बी व सी।
क्या बताया था? ए बी व सी, ए बी व सी। अब देखो ए बी व सी आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ए बी और सी आपको दिखा नहीं दिखा ये देख के बताओ अभी आप। अफेक्टिव ए, बिहेवियरल बी, कॉग्निटिव सी। तो ए बी सी तीनों हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भावात्मक घटक अफेक्टिव हो गया, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव हो गया, व्यवहारात्मक बिहेवियरल हो गया। मतलब ए बी सी ये तीनों हैं। इसका मतलब कौन सा नहीं है? लंबात्मक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? जो क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उनमें हमने जो अंतर था वो बताया था। सबसे पहले हमने यहां लिया था प्रतिभाशाली, गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चों को हमने लिया था। तो उस समय हमने मुंह जवानी प्रतिभाशाली और पिछड़े, मंदबुद्धि, विशेष आवश्यकता वाले सभी प्रकार के बच्चों के बारे में विस्तार से बताया था। क्या बताया था? इनसे सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र हो। जी नहीं, ये जो बच्चे होते हैं ये सीमित मात्रा में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। जो प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। उनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई? इनकी विशेषता नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देरी से पहुंचता है तो खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को क्या कहते हैं? जब हमने समायोजन पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था? समायोजन पढ़ा था, तो हमने विस्तार से पढ़ा था। आपको दिख रहा है ना ये समायोजन? जब हमने समायोजन पढ़ा था तो सभी युक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। हमने बोला था कि परिभाषाएं मत रटो, परिभाषाएं नहीं आती हैं। हमने केवल आपको 5 परिभाषाएं पूरी मैराथन में पढ़ाई थी, बाकी सभी जो चीजें पेपर में आती हैं वही पढ़ाई थी। जो समायोजन है इसमें हमने बताया था कि जो प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है? कि खुद की गलतियों को, खुद की कमियों को दूसरों पे डाल देना। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में वही बात हो रही है। इस क्वेश्चन में वो बात कैसे हो रही है सर? इस क्वेश्चन में जो बच्चा है वो अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देरी से पहुंच रहा है और जो रास्ते में जो उसको भीड़ मिली है उसको अपना दोषी बना रहा है। मतलब क्या कर रहा है सर? प्रक्षेपण कर रहा है। अच्छा सर, प्रक्षेपण हो गया, इसका मतलब इसके ऑप्शन में सर प्रक्षेपण नहीं दिया। प्रक्षेपण नहीं दिया तो हमें क्या करना है? औचित्य स्थापन। क्यों करना है? क्योंकि जो औचित्य स्थापन है इसका ही एक भाग है प्रक्षेपण, या प्रक्षेपण का ही एक भाग है औचित्य स्थापन। मतलब जहां प्रक्षेपण नहीं है वहां हम औचित्य स्थापन को बिल्कुल करेक्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? अपने तर्क प्रस्तुत करता है और अपनी गलतियों के बारे में क्या करता है? तर्क प्रस्तुत करता है। तर्क प्रस्तुत करता है मतलब खुद की गलती को मानता नहीं है, उसका समायोजन करता है तर्कों के द्वारा। और इस वाली बात में भी क्या हो रहा है? वो भीड़ को दोषी मान रहा है, तो वो अपने क्या दे रहा है? तर्क दे रहा है। अगर इसमें प्रोजेक्शन होता तो बिल्कुल सीधा वही हो जाता। अगर प्रोजेक्शन नहीं है तो ये इसमें क्या है? औचित्य स्थापन। अभी आप ये देखो पेपर में अंग्रेजी में क्या आता है? रैशनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, सब्लिमेशन, ये ऑप्शन है आपके। अभी आप एक बार इसको देखो, क्लास का है जो। अभी आप एक बार क्लास को देखो, क्लास में क्या पढ़ा था हमने? जब समायोजन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यकरण पढ़ा था। उसके बाद औचित्य स्थापन, रैशनलाइजेशन, उसके बाद मार्गांतीकरण और सब्लिमेशन। जो ऑप्शन है वो भी नहीं बदले, ऑप्शन है वो भी सीधे क्लास से ही है और आंसर है वो भी सीधा क्लास से ही है। और इससे ज्यादा क्या ही छापेंगे, और इससे ज्यादा क्या ही छापेंगे? जो ऑप्शन है वो भी अपनी क्लास से हैं। ऐसा नहीं है केवल पेपर क्लास से आ गया, ऑप्शन भी क्लास से ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाँ जी, मनोविज्ञान का
कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? जब हमने सोशल डेवलपमेंट पढ़ा था, जब हमने विकास के बारे में, विकास के पक्षों के बारे में हम पढ़ रहे थे, उस समय हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जो खेल है वो सामाजिक विकास का हिस्सा है, अनुकरण है, तो किसी का तो अनुकरण करेगा ना। उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? जो पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों में जो और क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रार्थना सभा हो गई, और जैसे कोई खेल वेल हो गए, छोटे मोटे जो क्लासों में खेले जाते हैं, वो सभी क्या है? उसके साथ चलने वाली क्रियाएं, जिनको हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं बोलते हैं। तो उसमें भी और की जरूरत होगी, जिसमें और की जरूरत है वो क्या है? सामाजिक है। और आत्म भाव, आत्म सेल्फ स्टीम, आत्म भाव में क्या है? खुद की जरूरत है, खुद के भाव, खुद की स्टीम की, आत्म सम्मान की। जहां सेल्फ लगा आ जाए वहां अकेला आदमी है, जहां सेल्फ नहीं है वहां समाज की बात हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसको हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था। क्या बताया था वो देख लेते हैं एक बारी। हमने चिल्ला चिल्ला के क्या बताया था? हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था आपको, एक सेकंड इसको हटा देते हैं। हाँ जी, हमने आपको क्या बताया था? देखो, एक नियम जो इस बात पर बल देता है, यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं। क्या कहलाता है? मतलब अगर कोई बच्चा किसी कार्य को सीख गया और उसको पुनर्बलन मिल गया तो वो कार्य और प्रभावी होगा, उस कार्य को दृढ़ रूप से सीख जाएगा। अगर उसको पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो उसको उतना दृढ़ रूप से नहीं सीखेगा, इसका मतलब कमजोर तरीके से सीखेगा। ये वाली बात किसके अंदर हमने बताई थी? ये वाली बात हमने बताई थी सर प्रभाव के नियम के अंदर। किसके अंदर बताई थी? प्रभाव के नियम के अंदर बताई थी। अभ्यास का नियम, उपयोग व अनुपयोग का नियम, जो एक्सरसाइज का नियम है, ये हमने विस्तार से बताया था। उसके बाद प्रभाव का नियम हमने विस्तार से प्रभाव के नियम के बारे में चर्चा की थी, और हमने बताया था कि जो थॉर्नडाइक साहब है उनके सिद्धांत के जो नियम हैं, उनके 3 मुख्य नियम हैं, 5 गौड़ नियम हैं, उनके जो मुख्य 3 नियम हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये मुख्य 3 नियमों में से क्वेश्चन आपका आया है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में शामिल है। उस कृत्य में आपराधिक कृत्य है और आक्रामक प्रवृत्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आक्रामक प्रवृत्ति। जब हम किशोर अवस्था को पढ़ रहे थे, उस समय हमने चर्चा की थी कि जो बच्चे हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति का विकास उनमें कैसे होता है, किस प्रकार के बच्चे होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं। आक्रामक प्रकृति के जो बच्चे होते हैं, हमने इसी समय बताया था, जो आक्रामक प्रकृति के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? जो आक्रामक प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं वो अपराधी कृत्य करने लग जाते हैं। तो सेम यहीं से क्वेश्चन आया है आपका, सीधा हमारी क्लास से क्वेश्चन आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व, सामाजिक अपेक्षाएं, समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, व्यावसायिक समस्याएं। हमने जब किशोर अवस्था के बारे में चर्चा की थी तो इन सभी बातों के बारे में हमने डिसएडजस्टमेंट, असमायोजन के बारे में जब चर्चा की थी उस समय बताया था व्यावसायिकता में असमायोजन होता है। पहली बात, कुसमायोजन किस में होता है? व्यावसायिकता में होता है। उसके बाद समान लिंगी सदस्यों में के साथ समायोजन में कठिनाई उसको नहीं होती है। उसको जो कठिनाई होती है वो असमान लिंगी जो होते हैं, जो विपरीत लिंगी होते हैं, उनसे समायोजन करने में कठिनाई होती है, और समलिंगी से जो समायोजन है वो बड़े इजीली हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, जो किशोर होते हैं वो अपने संग के साथियों के साथ जल्दी समायोजित होते हैं, और जो उनके साथ जो फीमेल फ्रेंड उनकी होती हैं उनके साथ वो इतनी जल्दी समायोजित नहीं हो पाते, उनके साथ समायोजन में समय लगता है।
ठीक है साहब, इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक अपेक्षाएं भी होती हैं और मित्र और परिवार के द्वंद्व के बारे में भी हमने यहाँ चर्चा की थी। तनाव और द्वंद्व क्या यूं क्यों कहा है, विद्रोह की भावना घर वालों के प्रति होती है, इसी को घर वालों के प्रति द्वंद्व बोलते हैं, ये सभी हमने चर्चा की थी। पहचान के बारे में, आत्मचेतना, यौन शिक्षा, समस्या समाधान, हीरो वर्शिप, सेक्सुअल मैच्योरिटी, बसंत ऋतु, स्वर्णिम काल, सभी बातों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है इसको बड़े गौर से देखना होगा आपको। ये जो क्वेश्चन है इसको बड़े गौर से देखना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो भी नहीं बदले। आपको द्विकारक सिद्धांत आप बहुत कह रहे थे, कमेंट में भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बुद्धि को बड़ा शॉर्ट कर रहे हो आप, बुद्धि को डीप पढ़ाओ, बुद्धि को और अंदर से पढ़ाओ। हमने कहा था जितना हम पढ़ेंगे उतना ही आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो आप देख लीजिए, उसका उदाहरण आपके सामने है। हमने कहा था केवल सिद्धांतों के नाम अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, सही मिलान करना है, कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। पहला सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। अंग्रेजी में मैंने बोला था ना सेम आएगा, हिंदी में बोला था सेम नहीं आता है, कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन यहां हिंदी भी सेम है और अंग्रेजी भी सेम है। देखो आप, द्विकारक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत हमने बोला था, हिंदी चेंज हो सकती है, यहां लिखा है द्वितत्व, यहां लिखा है द्विकारक। लेकिन आप देखो टू फैक्टर थ्योरी, अंग्रेजी में क्या लिखा है, टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, स्पीयरमैन की है। तो ये किसकी है, स्पीयरमैन की, मतलब पहले वाले में क्या है, 4 आ जाएगा। उसके बाद अगला है हायरार्किक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दिया था, बर्ट व बर्नन ने दिया था, मतलब इसमें सेकंड आ जाएगा। उसके बाद मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी सर, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी। आप सोच रहे थे कि ये नहीं मिलेगी, ये जरूर मिलेगी। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, थॉर्नडाइक। किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद देखते हैं हिंदी में क्या है, बहुकारक सिद्धांत लिखा है, हमने क्या लिखा था, बहुतत्व सिद्धांत। लेकिन मल्टी फैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, आईओएस मॉडल हमने यहां विस्तार से पढ़ा था, आईओएस मॉडल हमने विस्तार से पढ़ा था। वो दूसरे वाले पेज में है जो आईओएस मॉडल है। आईओएस मॉडल किसने दिया था, गिलफोर्ड साहब ने दिया था। इसमें 3 हो जाएगा, मतलब आप आंसर लगाओ इसका 4 2 1 3, 4 2 1 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो कमाल, देखो आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधा पेज है, सीधा पेज छप गया, कैसा छपा है, सीधा छपा है सर, सीधा छपा है। उसके बाद अगले पेज को देखो, ये भी सीधा ही छपा मिलेगा आपको, है ना। इसमें भी ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, इसमें ऑप्शन भी नहीं बदले, है ना। सेम टू सेम छपा है, जो पढ़ा है वो ही आया है, जो पढ़ा है वही आया है, इस बात के गवाह आप हो। जो पढ़ा है वही आया है, सीधा के सीधा आया है ना। थोड़ा भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया है आरपीएससी ने, जैसा हमने पढ़ाया है वैसा। हमको ऐसा लगता है हमारी क्लास आरपीएससी वालों ने देखी है और उस क्लास को देखकर सीधे क्वेश्चन उठा लिए कि साइकोलॉजी में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, सर पढ़ा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो इसमें हमने व्यक्तित्व मापन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने केवल नाम जाने थे, बहुत ज्यादा डीप अंदर हम नहीं गए थे। इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि हमें नाम ही नाम पता होने चाहिए भैया, नाम ही नाम पता होने चाहिए। एमएमपीआई मैक्लिने हाथवे, एमएमपीआई देखो ये रहा, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। एमएमपीआई किसकी है, एमएमपीआई है सर मैक्लिने और हाथवे की। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला देखो, कैटल 16 व्यक्तित्व पीएफ, हमने बताया था 16 पीएफ कैटल और 32 पीएफ आइजेंक। 16 कैटल पीएफ, 16 व्यक्तित्व कारक, हमने लिखा था 16 व्यक्तित्व कारक। उसके बाद हमने कोष्टक में लिखा था 16 पीएफ, यहां भी कोष्टक में लिखा है 16 पीएफ। उसके बाद ये किसकी है, ये है साहब कैटल की। किसकी है, कैटल की।
हमने लिखा था कैटल की है, तो किसकी है? कैटल की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा मतलब इसमें। उसके बाद बालक का अंतर्बोध परीक्षण मतलब चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, अंग्रेजी में आप फिर देख लेना, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट लिखा है। उसके बाद प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मतलब थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी और सीएटी, है ना। ये क्या है? टीएटी, टीएटी। उसके बाद ये क्या है? सीएटी। अब टीएटी सीएटी कहां है? टीएटी मार्गन मुर्रे, टीएटी क्या है? मार्गन व मुर्रे हैं सब, टीएटी मार्गन व मुर्रे हैं। टीएटी क्या है? मार्गन व मुर्रे, मतलब 4 नंबर हो गया। उसके बाद बालकों वाला में बालकों का जो परीक्षण है, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण है लियोपोल्ड बेलाक। क्या है? लियोपोल्ड बेलाक और अर्नेस्ट क्रेस दोनों हैं। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी मैकडूगल साहब ने। लेकिन यही हमको एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो अवधान है रुचि का क्रियात्मक रूप है, ये बात बोली थी जेम्स ड्रेवर साहब ने। जेम्स ड्रेवर साहब ने क्या बोला था? जो अवधान है वो रुचि का क्रियात्मक रूप है। लेकिन मैकडूगल साहब ने क्या बोला था? जो रुचि है वह अव्यक्त रूप है, लेटेंट जो रूप है वो है किसका? अवधान है। रुचि गुप्त अवधान है। अवधान का कैसा रूप है? लेटेंट रूप है। क्या? रुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अवधान की क्या है? मां है। इंटरेस्ट अवधान की मां है। और अवधान किसकी मां है? अवधान मेमोरी की मां है, मतलब स्मृति की मां है। यह बात हमने चर्चा की थी, वो बात बोली थी मैकडूगल साहब ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो हमने बताया था कि जो प्रेरक है वो 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होते हैं जन्मजात, एक होते हैं एक्वायर, मतलब वातावरण से बाहरी रूप से अर्जित, जिनको हम करते हैं। और यह बात हमने जब अब्राहम मैस्लो पढ़ रहे थे, मानवतावाद पढ़ रहे थे, उसी समय चर्चा कर ली थी। जो प्राथमिक आवश्यकताएं, जो शारीरिक आवश्यकताएं, जो फिजिकल नीड है, वो किसके अंदर आती हैं? वो जन्मजात के अंदर आती हैं। उसमें हमने चर्चा की थी भूख, रोटी, कपड़ा, मकान और काम, है ना। भूख प्यास और लैंगिक संबंध। काम का मतलब लैंगिक संबंध। उसके बाद ये तीनों क्या है? जन्मजात हैं। बची क्या? आक्रामकता। आक्रामकता क्या है? बाहरी है, एक्वायर है, हम बाद में सीखते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में नहीं है? जब हम थर्स्टन को पढ़ रहे थे, अब याद करो क्लास को आप एक बार, है ना, क्लास को याद करो। इस पेज से कितने क्वेश्चन आएंगे? ये पेज वही है ना। ये पेज बार बार आ रहा है, ये पेज मेरे को मजबूर कर रहा है ना। ये पेज है जो इस पेज से कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? थर्स्टन का जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है उसमें उन्होंने 7 PMA की बात की थी, 7 PMA की बात की थी, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की थी। और उन मेंटल एबिलिटीज में इनमें से कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। स्मृति की बात की थी, क्या एम उसमें है क्या? नहीं है। जी हाँ सर है। अरे मेरे पीछे है भाई, ये मत कहना कहां है, मेरे पीछे है उसमें एम। इसका मतलब स्मृति, मेमोरी हो गई। उसके बाद वर्बल, शाब्दिक है क्या? वी है क्या? है सर। उसके बाद गणितीय, न्यूमेरिकल, संख्यात्मक है क्या? जी है सर। उसके बाद व्यावहारिक बुद्धि के बारे में गिलफोर्ड साहब ने बताया था। किसने बताया था? जेपी गिलफोर्ड साहब ने बताया था, थोड़ा थॉर्नडाइक साहब ने भी बताया था, है ना। तो ये क्या है? नहीं है। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभी देखो सीधे कैसे छपे हैं क्वेश्चन, है ना। मैं यहां आपको आंसर की ही सॉल्व कराने नहीं आया, क्योंकि आंसर की तो आपने सॉल्व कर ली होगी। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मतलब एक 20 प्रश्न में से 2-2, 4-4 प्रश्नों का डिफरेंस जो देख रहे हो उसको मत देखिए, आप प्रूफ के साथ देखिए, है ना। अपनी क्लास का जो प्रूफ है उसी को देख लीजिए आप केवल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99 है। उसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन 100 है ना। 99 को, शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं। शिक्षक जो है अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं कि विद्यार्थी क्या करें क्या नहीं करें। इस बात को आप सभी को छोड़ो, आप केवल ये देखो 6 से 12 वर्ष की आयु। उसके बाद मनोसामाजिक विकास, और उसके बाद एरिक्सन होगा, इसमें एरिक्सन
एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, उसमें 6 से 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो किसके अंदर आते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आ जाइए दोस्तों, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत आ गया सर, 2 शब्द आ गए, बिल्कुल आ गए। उसके बाद परिश्रम बनाम हीनता, 5 से 12 वर्ष, एनसीईआरटी, ये हम नहीं कहते, जमाना कहता है, मतलब एनसीईआरटी खुद कह रही है कि 5 से 12 वर्ष है, और यहां लिखा है 6 से 12, मतलब एक ही बात है, 5 से 12 और 6 से 12, क्योंकि जब भी हम आयु का डिवाइडेशन ऐसे अवस्थाओं में करते हैं, मैंने आपको बताया 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाता है, 19-20, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन और अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। तो हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है, ना कि नियामक। तो ये वाली बात कैसी हो गई? ये वाली बात नियामक विज्ञान की है, और जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो नियामक नहीं है, वो क्या है? विधायक है, वो नॉर्मेटिव नहीं है, वो क्या है? पॉजिटिव है। अब ये वाली बात, इस पेज से 2 क्वेश्चन आए थे, इस पेज से 2 क्वेश्चन आए थे, इस पेज से 2 क्वेश्चन आए थे, और इस पेज पे क्या लिखा था? रट लो। हमने बोला था हम रटने के खिलाफ है, फिर भी हम कहेंगे कि इस पेज को आप रट लो, इस पेज को रट लो। एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा, और इसको रट लो। वेरी वेरी मोस्ट है ये। इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, इस पेज से कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद और कई पेज ऐसे हैं जिन पेजों में हमने बोला है, इस पेज में हमने बोला था, इस पेज में हमने क्या बोला था कि भाई जो ये पेज है ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये वाला जो पेज है ये कैसा है? बेहद महत्वपूर्ण है। ये वाला पेज कैसा है? बेहद महत्वपूर्ण है। हमने क्या बोला था? इस पेज से एक क्वेश्चन आएगा। तो आया नहीं आया? जी हां सर आया। इसका मतलब सीधे हमारे पेजों से क्वेश्चन बनाए हैं आरपीएससी ने, इस बात को आप मान लीजिए। और अब हम अंत में हम बात करेंगे कि अब जो हुआ, जो भूल हुई, जो गलतियां हुई, उन सभी को पीछे छोड़ो, भविष्य में देखो, भविष्य की तरफ देखो, भविष्य के गर्त में क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या है वो देखो। आप भूत में क्या हुआ है उसको गर्त में डालो, आप भविष्य को देखो, भविष्य में क्या है। तो भविष्य में क्या है? भविष्य में है सर अपना भविष्य बैच। भविष्य में क्या है? अपना भविष्य बैच है। 2nd ग्रेड की जो सितंबर में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उन परीक्षाओं में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अपनी जो क्लासेज होंगी इस बैच में लाइव क्लासेज होंगी। पहली बात तो फर्स्ट पेपर का है केवल, है ना, कोई सब्जेक्ट वाला बच्चा कंफ्यूज ना हो, केवल फर्स्ट पेपर वाला है। फर्स्ट पेपर वो है जो सभी का समान रहता है, और 2nd ग्रेड का है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक का है, वरिष्ठ अध्यापक का है, सीनियर टीचर का है। कौन सा बैच है सर? भविष्य बैच है। और इस भविष्य बैच के भविष्य की हम जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहे हैं और प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि हम जो पढ़ेंगे उसी में से पेपर बनेगा। 20 के 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और सही करोगे, इस बात का मेरा वादा है। जब हम 5 घंटे में 19-18 क्वेश्चन दिखा सकते हैं, तो हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब आपके साथ मेहनत करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, आपकी क्लास से नहीं आएगा, आपके नोट्सों से नहीं आएगा। इसका मतलब आप जल्दी से जल्दी जो भविष्य बैच है इसको परचेज कीजिए। इसका जो प्राइस है मात्र 1999 रुपए, है ना, मात्र 2000 से भी 1 रुपया कम है ना, मात्र 2000 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। और 2000 रुपए में आपको एक सब्जेक्ट का 100% मैटर मिल रहा है, तो इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। तो बैच को परचेज कर लीजिए। जो बच्चे लाइव नहीं ले सकते, लाइव बैच नहीं लेना चाहते, वो बच्चे शिक्षक हमारा जो 2nd ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है इसका रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, और इसका प्राइस हमने मात्र 999 रुपए रखा है। रिकॉर्डेड 999, लाइव 1999। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, दिव्य दृष्टि क्लासेज। आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा दिव्य दृष्टि क्लासेज। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और आप उसमें सर्च करेंगे, बैचों को देखेंगे, और भी कोई बच्चा है और कोई बैच लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। ये जो आया है आपको, जो आपने स्क्रीनशॉट देखे हैं,
ये केवल मेरी मेहनत नहीं है, ये केवल मेरे ही नहीं आए हैं, हमारे यहां जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं, जितनी भी फैकल्टी हैं, सभी टीचरों के ऐसे ही छपते हैं। आपने दुर्गेश सर का देखा होगा, पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें देखा होगा, और इस परीक्षा में कल आपको वो सॉल्व कराएंगे, उस समय आपको बताएंगे कि जो प्रश्न है वो सीधे कहां से छपते हैं, क्लासों से छपते हैं। तो जो भी बच्चा इस कोर्स को लेना चाहता है वो देर ना करें, जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करें और बैच को परचेज करें। और जो रीट मेंस होगा, मेंस के लिए भी हम जल्दी से बैच चला रहे हैं। और जो रीट प्री है, रीट प्री के लिए 1 जनवरी से हम फ्री में, बिल्कुल फ्री में, जैसे आज स्क्रीनशॉट के साथ हाजिर हुआ हूं, सेम उसी प्रकार से हम स्क्रीनशॉट के साथ हाजिर होंगे। आपको रीट होगा तब भी होंगे, रीट मेंस होगा तब भी होंगे, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जॉब पेपर होंगे तब भी आपके सामने हम ऐसे हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली किसी शानदार सेशन में।